हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। तो स्मार्ट वर्क नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होती। वो ब्रेकअप की कहानी तो आप ये समझो कि मैं शायद अपने पथ से थोड़ा भटक गया था, तो वो ब्रेकअप की वजह से। पूर्वांचल में खासकर यूपी में बहुत क्रेज़ है सिविल सर्विसेज का। महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में कितने लोग तो आईएएस का मतलब ही नहीं जानते। गुजरात में चले जाओ। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये छोड़कर अपने दूसरे सपने की तरफ आगे बढ़ना, तो आपके पापा का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तो मैंने पापा से बिना बताए ही मैंने रिजाइन कर दिया। नहीं, मैं तो 1 महीने तक नहीं गया। अच्छा। हाँ, मुझे पता था मैं तो जाऊंगा तो पिट जाऊंगा। वो एक सीट हो सकता है, उस पर कोई कैंडिडेट उस बैच का आता और वो अपनी जॉब कंटिन्यू करता, वो बीच में नहीं छोड़ते। तो क्या आपको इस तरह का रिग्रेट है? मुझे लगता है अगर मैं कभी जाऊंगा राजनीति में तो शायद शुरुआत में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जैसे ही करूंगा। मैं अपनी पार्टी बना लूं तो अलग बात है। पिछले कुछ टाइम से जो आर्ट है वो आर्ट से ज्यादा एक आइडियोलॉजी हो गया है। सिनेमा में काफी देखने को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि मूवीज में आर्ट से ज्यादा आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रहा है? आइडियोलॉजीज हमेशा से डोमिनेट करती रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप इसी समाज में रह रहे हो, आपको पता है कि इंडिया की सोशल लिमिट क्या है। आप बाहर से नहीं आए हो, और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको फिल्म बनाने का कोई हक नहीं। बेसिकली पास्ट इज अ फिक्शन, पास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता। बट ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ये है कि वो फिक्शन में बिलीव करते हैं। तो अब अगर आप पास्ट के फिक्शन से परेशान हो रहे हो तो फ्यूचर के फिक्शन से खुश होना सीखो। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और ये है मिशन यूपीएससी का अगला एपिसोड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी खास हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले उन्होंने सपना देखा सिविल सर्विस में जाने का, आईएएस बनने का। उसे उन्होंने पूरा भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और सपना देखा एक्टर बनने का, जिसे वो पूरा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और एक्टर अभिषेक सिंह, जिनसे हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में, यूपीएससी के बारे में और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में। तो अभिषेक, वेलकम टू स्विच। थैंक यू। सबसे पहले तुम शुरुआत करते हैं जिसके बारे में पूरे देश भर में बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की। तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्या उसका अनुमान था उतना कि इस तरह से आएगा? थोड़ा तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के नंबर्स कम होंगे और इंडिया अलायंस के नंबर्स बढ़ेंगे, बट इतना ज़्यादा होगा ये नहीं लग रहा था। आप काफ़ी ग्राउंड पे एक्टिव भी थे, अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपने ग्राउंड पे देखा भी होगा किस तरह से लोगों का क्या कहना है, किस तरह से हुआ है। पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? कभी जाने का मन है पॉलिटिक्स की तरफ? पॉलिटिक्स में शायद मैं जाऊंगा, बट अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल। उसके पहले चूँकि मैं जौनपुर से आता हूँ तो मैं जौनपुर के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ के लिए मैंने कई योजनाएं बनाई हैं, और अभी चूँकि अब इलेक्शंस अभी ख़त्म हुए हैं तो वहाँ के युवाओं को मैं बोलूँगा कि आप जौनपुर का एक मैनिफेस्टो बनाओ और अगले 5 वर्ष में क्या क्या काम आप कराना चाहते हो पहले आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि 5 वर्ष बीत जाते हैं और फिर हम अपने नेताओं को बोलते रहते हैं कि जी आपने कुछ किया नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनसे आपने एक्सपेक्ट क्या किया है? कम से कम उनको एक जाके चेकलिस्ट तो पकड़ा के आए कि जी हम ये चाहते हैं, आप ये सारे काम कर दो, तभी तो आप उसमें से फिर मार्किंग कर पाओगे कि भाई आपको 100 में से कितने नंबर मिलते हैं। तो हम उनको कभी भी क्वेश्चन पेपर ही नहीं देते कि आप ये इसको लो। तो हम अपने आप से बोलते रहते हैं कि जी आप खुद से जो मन करे कोई भी क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व कर दो, और फिर उसमें से अपने आप को खुद को ही नंबर दे देना। फिर हम देखते हैं कि अरे यार ये आपने हमारे मनपसंद क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किया, आपने अपने मन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट उन्हें कोई पहले बताता ही नहीं कि उनकी पसंद क्या है जनता की। कोई नहीं बताता। तो अब जौनपुर से ये शुरुआत करते हैं और मैं सभी युवाओं को जोड़ूंगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊँगा और फिर एक अच्छा सा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और उनको जाके प्रेजेंट करेंगे कि भाई जौनपुर की ये मांग है, अगले 5 वर्षों में ये करना, और वो भी ब्रेक करके करेंगे कि अगले 6 महीने में आपने ये करना है, अगले 1 साल में ये करना है, अगले 2 साल में ये करना है, ताकि हर 6 मंथली हम रिव्यू कर सकें, हम कह सकें कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। राइट। तो अगर हम बात करें, आपने कहा कि राजनीति में आप आ सकते हो, तो अभी अगर आपसे मैं पूछूं और अगर आप जवाब देना चाहो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है अभी, अगर देखें अभी के सिनेरियो में? तो मुझे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ एस्पेक्ट पसंद है। ये तो काफी डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। नहीं, ये तो बहुत पर्सनल आंसर है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको फिल्म क्या पूरी पसंद आती है, आप एक फिल्म जाते हो बैठ करके देख लेते हो, क्योंकि अगर आप थिएटर में चले जाते हो तो 3 घंटे की पिक्चर तो देखनी है। लेकिन हो सकता है फिल्म पूरी पसंद ना आए। फिल्म के किसी को कुछ गाने पसंद आते हैं, किसी को डायलॉग्स पसंद आते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पसंद आता, किसी को पूरी फिल्म पसंद आ जाती है। राइट। तो मुझे पूरी फिल्म नहीं पसंद,
तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से नहीं पसंद, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ एस्पेक्ट पसंद है मुझे। तो मुझे लगता है अगर मैं कभी जाऊंगा राजनीति में तो शायद शुरुआत मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जैसे ही करूंगा। बहुत अच्छी बात है। बाद में अपनी पार्टी बना लूँ तो अलग बात है, और बनाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ऑप्शन है वो उसमें हम क्यों ना एक नया ऑप्शन खड़ा करें जो लोगों की उम्मीदें जिससे हो। तो हम आपकी यूपीएससी की जर्नी की बात करते हैं। मैंने देखा था जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि उसमें हर जगह हर इंटरव्यू में एक बात थी जो सब बता रहे थे कि जो आपकी लव स्टोरी थी या जो आपका ब्रेकअप था वहाँ से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए और किस तरह से यूपीएससी आपकी लाइफ में आया। यूपीएससी मेरी लाइफ में बहुत पहले से था, क्योंकि मेरे फादर स्टेट पुलिस सर्विस में थे, फिर उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, प्रमोशन हुआ। तो चूंकि वो आईएएस नहीं बन पाए थे तो इसलिए वो हमेशा कहते थे कि उनका एक सपना है कि मैं आईएएस बन करके दिखाऊं उनको। तो मैं क्लास 5th में था मुझे याद है, और एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मैं भागा गया और पापा को मैंने वो पकड़ा दिया और मैंने कहा कि पापा इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बनना चाहते हो। तो पापा ने बोला कि तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा पापा पता नहीं, आप बताइए। तो पापा ने वो लिया फॉर्म और उस पर लिख दिया कि आईएएस। तो मुझे तो पता भी नहीं था आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा आईएएस क्या होता है। तो पापा ने बोला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं आईएएस जो सुनता था मुझे लगता था आई और एस होता है सिर्फ, अच्छा, ये ए नहीं होता, क्योंकि लोग बोलते थे आईएएस है, आईएएस लोग ये मुझे भी पहले लगता था, बोलते थे आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर है, तो मुझे लगता आईएएस आई और एस। तो मैंने कहा पहली बार मैंने कहा ये कुछ और चीज़ है क्या। तो कहते नहीं आईएएस। तो मैंने कहा कोई आईएएस तो बोलता नहीं, सब बोलते हैं आईएएस। तो पहली बार तो तब आईएएस का मतलब पता चला कि क्या होता है। और तब से फिर मुझे ये था कि भाई मेरे को सबसे पहले पापा का सपना पूरा करना है। वो ब्रेकअप की कहानी तो आप ये समझो कि मैं शायद अपने पथ से थोड़ा भटक गया था, तो वो ब्रेकअप की वजह से मैं सही पथ पे आ गया। तो वो भी एक अच्छा पार्ट है मेरी ज़िंदगी का। वो कहते हैं कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो उसकी वजह से शायद मैं बहुत मजबूत बन गया। और सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं लाइफ में। हम अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें तो हम देखते हैं ना, जो एस्पिरेंट होते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम अगर मैं पूछूँ या बेस्ट पार्ट पूछूँ, वो कौन सा था? सारा ही पार्ट बेस्ट था ऐसा तो, क्योंकि प्रिपरेशन करना ऐसा टाइम होता है कि एक तो आप हर वक्त ऐसे टेंस रहते हो कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। और फिर हम लोग राजेंद्र नगर में तैयारी कर रहे होते थे, ऐसे कॉम्पिटिटिव पूरा आसपास के लोग। हाँ, तो शाम को सब लोग अपने शॉर्ट्स टी शर्ट में बाहर निकलने जाते थे, चाय पीते थे, कुछ लोग ऐसे गप्पे लड़ा रहे होते थे। तो सबसे कुछ बातचीत करो, फिर किसी न किसी की किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती थी। किसी ने ऐसे पढ़ाई करी ऐसा हो गया, किसी ने ऐसे आंसर लिखा ऐसा हो गया, किसी ने इतना पढ़ा तो भी नहीं हुआ। तो ऐसे सब किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती थी। तो वो जो दौर था ना वो पूरा ही बहुत मज़ेदार था, एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और क्या है कि जो पढ़ाई है वो इतनी अच्छी है क्योंकि इतनी वाइड है, इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है आपको, इतना कुछ जानने का मौका मिलता है। तो अपने आप में बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है वो। तो अगर हम अब उन दोस्तों से मुलाकात हो पाती है जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, हम मिलते रहते हैं, कभी ना कभी बातचीत होती रहती है। तो ऐसे लगता है उस टाइम पे कितना स्ट्रेस लेते थे? इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी लाइफ में। हाँ, वो तो स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है, आपको एक दिन में इतना ज़्यादा डिफरेंस अपनी लाइफ में महसूस होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे और उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में इतना फ़र्क महसूस होगा। कमाल का ये फ़र्क महसूस होता है। आपको लगता है कि दुनिया आप सडनली दुनिया में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हो कि जहाँ तो आपको दुनिया देखती भी नहीं थी, अफसर बन गया। अचानक से आप इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हो, लगता है अरे क्या ही हो गया। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आपके रिजल्ट्स आ गए थे या फिर आपकी पोस्टिंग हुई थी? फर्स्ट टाइम जब आप घर गए थे, अपने होम टाउन आप गए होंगे, वहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस किस तरह से था? मैं जौनपुर से आता हूँ, तो जौनपुर वैसे भी आईएएस आईपीएस लोगों का गढ़ है। बहुत ढेर सारे ऑफिसर्स निकले हैं वहाँ से। लेकिन पूर्वांचल में खासकर यूपी में बहुत क्रेज़ है सिविल सर्विसेज का। तो वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त, मेरे चाचा वाचा सब लोग परिवार के लोग एकदम पागल ही हो गए थे कि भाई
लड़का आईएएस बन गया, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि हम देखते हैं कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में यूपीएससी की हाइप बहुत ज़्यादा है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा हाइप लोग बना देते हैं? जैसे मैं बिहार से आती हूँ और मैं बिहार में देखती हूँ कि हर दूसरे घर में पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, देखो पढ़ लिख लो, आईएएस बन जाओ, फिर उसके बाद जो चाहे वो करना कर लो, लेकिन आईएएस तो बनना ही बनना है। हर दूसरे घर में होता है। तो ये जो हाइप है इस तरह का, ऐसा क्यों क्रिएट किया गया और इस एक एग्जाम को लेकर? इसका ना दो कारण है। एक तो देखो ट्रेडिशनली ये जो बेल्ट है ना, नॉर्थर्न बेल्ट, ये पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल है। यहाँ से बहुत पॉलिटिकल लीडर्स निकले हैं। अकेले यूपी से ही कितने 7-8 तो प्रधानमंत्री हो गए देश के। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर दूसरा एक एस्पेक्ट है जो ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस क्षेत्र का, वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लोगों का फोकस ये नहीं कि मैं कोई बिजनेस करूँ या मैं किसी इंडस्ट्री में काम करूँ या मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करूँ, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड नहीं है। तो लोगों ने उसकी जो पीक है, उसकी जो अच्छी लाइफस्टाइल है, वो देखा ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो जो सबसे अच्छा करियर ऑप्शन दिखता है वो दिखता है कि भाई सरकार में, और सरकार का बेस्ट सर्विस यही है, तो फिर सिविल सर्विसेज में आप जाओगे। तो इन जनरल सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, सरकारी नौकरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप महाराष्ट्र में नहीं देखोगे इतना फोकस, आप तमिलनाडु में नहीं देखोगे इतना ज़्यादा फोकस। ये नॉर्थ बेल्ट में बहुत ज़्यादा देखते हैं। नॉर्थ बेल्ट में बहुत ज़्यादा फोकस है सिविल सर्विसेज के ऊपर। इसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि इतने सारे पर्क्स मिलते हैं, इस वजह से भी लोग होते हैं कि नहीं हमें जाना है, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। हाँ, बट आप देखो, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में कितने लोग तो आईएएस का मतलब ही नहीं जानते। गुजरात में चले जाओ, आप नहीं पता उन्हें, पता ही नहीं है। और अगर कभी काम पड़ भी गया तो कोई उनके दिमाग में आता है, अरे कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर के पास में गया, अपना काम कराया, आगे बढ़ गया, क्या मेरे को लेना देना उसकी नौकरी से, उसकी ज़िंदगी से। तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ है और उनकी खुद की ज़िंदगी इतनी अच्छी है। ये जो बेल्ट है, ये ऐसा नहीं कि आप एक अलग भावना की वजह से आते हो, ये एक रोज़गार का माध्यम है। सरकारी नौकरी एक रोज़गार का माध्यम है। तो चूंकि सिविल सर्विस में आईएएस सबसे टॉप की नौकरी है, तो आपको लगता है कि भाई जब रोज़गार का माध्यम ही है तो सबसे टॉप का रोज़गार किया जाए, उस भावना से लोग आते हैं। अगर आप रोज़गार के और ज़्यादा अवसर दे दोगे तो धीरे धीरे ये इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर वही लोग आएंगे जो एक्चुअली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए। तो जैसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो IIT IIM किए, फिर उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी लग गई विदेश में, बहुत पैसा कमा रहे हैं और फिर वापस आए। तो वो सिर्फ रोजगार के साधन के जैसे नहीं देख रहे। हम ऐसे 2-3 ब्यूरोक्रेट से हमने इंटरव्यू किया जो पहले वहाँ पे थे, 5-6 साल वहाँ पे काम किया, फिर वापस आए कि हमें इंडिया के लिए कुछ करना है, और उन्होंने फिर यूपीएससी किया। कोई IPS हैं, कोई IAS हैं, उसमें से काफी सारे लोग। और सबका अपना अलग अलग रीज़न है यूपीएससी में जाने का। कोई किसी रीज़न से जाता है, कोई किसी रीज़न से जाता है। आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसके लिए बहुत मेहनत की और आपने अपने पापा का सपना पूरा किया। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये छोड़कर अपने दूसरे सपने की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपके पापा का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आप तो इतने बड़े पोजीशन पर थे, इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके गए थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, पहले तो मैं जा रहा हूं कि अपने पापा से बात करने के लिए जो हिम्मत जुटानी, तो क्या वो डिफिकल्ट था? नहीं, वो मैं कभी जुटा ही नहीं पाया। अच्छा। तो मैंने पापा से बिना बताए ही मैंने रिजाइन कर दिया। ओ। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पापा से जाऊंगा बात करने तो कभी अलाउ ही नहीं करेंगे, और फिर इतना मेरे को डांटेंगे, फिर मैं मायूस होकर लौट आऊंगा, तो क्या फ़ायदा। इस स्टेज में आने के बाद भी सबको अपने पापा से तो डर लगता है। पापा तो हमेशा ही पापा होते हैं ना। तो वो एक मैं देख रहा था उनका सनी देओल का इंटरव्यू, तो सनी देओल कहते हैं कि पापा हमारे आते थे और बोलते थे कि बच्चों चलो तुम लोग हमें अपनी बात बताओ और मैं दोस्तों की जैसे सुनूंगा। तो मैं अपनी बात बता देता था और उसके बाद फिर पापा जो है दोस्त से पापा वापस बन जाते थे। तो कहते थे कि पापा मैं आपको बताता हूँ अपनी बात दोस्तों जैसे, फिर आप पापा बन जाते हो। तो पापा तो हमेशा ही पापा रहते हैं, तो पापा से थोड़ा डर के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। और जब उन्हें पता चला फिर किस तरह का रिएक्शन था घर वालों का? नहीं, वो फिर मुझे फ़ोन करने लगे इतने गुस्से में, तो मैंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर वो मम्मी को फ़ोन करने लगे, मेरी वाइफ को फ़ोन करने लगे, मेरी बहन को फ़ोन करने लगे कि क्या तमाशा है। वो तो उन्होंने न्यूज़पेपर से देखा, उनको तो पता ही नहीं चला, हमने बताया भी नहीं। तो अगले दिन उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा ऐसा हो गया है। और फिर जब आप पहली बार उनके सामने गए तो फिर? नहीं, मैं तो 1 महीने तक नहीं गया। अच्छा। हाँ, मुझे पता था मैं तो जाऊंगा तो पिट जाऊंगा। बट अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। अभी भी बहुत गुस्सा है मेरे से। गुस्सा है अभी? हाँ, जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं कर लेता। बट अभी तो आप अच्छा ही कर रहे हो।
अरे उनके नज़र से तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ अभी ये तो मुझे उनके लगता है standard से। इंडियन पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है ये एक दिक्कत है जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वो आपकी बहुत तारीफ करते हो लेकिन आपके सामने वो नहीं, आपकी मेरे पीठ तारीफ पीछे भी नहीं करते वो। करते होंगे, आपको पता ही होगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं हमने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा तो हमने देखा कि आप काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस से मिले। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप उनसे पहली बार मिलते हो तो थोड़ा उनको ये डर रहता है क्या कि अधिकारी, सरकारी अधिकारी से मिल रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर से मिल रहे हैं, तो थोड़ा एक संकोच हो जाता है ना, तो क्या इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ, काफ़ी जिनको पता रहता है। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बहुत ऊपर के एक्टर्स हैं जिनके 2-3 जनरेशन एक्टिंग में रह चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि आईएएस ऑफिसर क्या है। अच्छा। उनको आईएएस ऑफिसर ही नहीं पता कि आईएएस ऑफिसर नाम की चीज़ क्या होती है, ये जिसके लिए हम लोग यहाँ मर रहे होते हैं और हमारे घर में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं कि भाई लड़का आईएएस बन गया। उन लोगों को सर्विस तक का नाम नहीं पता होता। सोचो कितनी कमाल की बात है। एक ये भी दुनिया है। तब आपको लगता है कि आप कितने इनसिग्निफिकेंट हो। जब आपका रिजल्ट निकलता है तो आपको आस पड़ोस के लोग इतना ऐसे ऊपर उठा देते हैं, सातवें आसमान पे चढ़ा देते हैं आपको। बट फिर आपको लगता है यार आप वाकई मिडिल क्लास सोसाइटी के बंदे हो। तो ये देखो, ये अपर क्लास सोसाइटी, इनको पता तक नहीं है आपकी सर्विस, आपके तो कितने ढेर सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आकर के रिटायर हो गए, इन्होंने नाम तक ही नहीं सुना सर्विस का। ये पोस्ट का नाम सुना है इन्होंने, अच्छा पुलिस कमिश्नर, हाँ वो जानते हैं, अच्छा ये इसी सर्विस से बनते हैं क्या, अच्छा म्युनिसिपल कमिश्नर, हाँ वो नाम सुना हुआ है। मूवी में कोई कैरेक्टर वगैरह होगा तो हाँ, उनको वो थोड़ा कभी देख बहुत लिया तो ऐसा नाम सुना है। बट जो बाकी जो हम लोग के जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो निकले होते हैं एक्टर्स, उनको थोड़ा लगता है कि अरे यार बंदा ऐसा ऑफिसर है, तो थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है उनके साथ। अब हम बढ़ते हैं मूवीज की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरह की मूवीज में इंटरेस्टेड हो, मतलब किस तरह का आर्ट फॉर्म आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? मेरी हर एक मूवी में ना मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज हो। मैं कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ हर एक मूवी के थ्रू, और अगर उसमें कुछ मैसेज नहीं है, कुछ में ऐसा मेरी मूवी देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मुझे मज़ा नहीं आता। हम देख रहे जैसे अभी ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कैन में अवार्ड मिला है, तो जो नॉन कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, क्या आपको लगता है कि वो और ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेजेस पे उन्हें इतना अवार्ड मिलता है, इतना रिकग्निशन होता है, बट अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की फिल्में एग्जिस्ट भी करती हैं, इस तरह की फिल्मों को अवार्ड भी मिला है, और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फिल्म आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, न्यू राइटर्स हैं जो इतनी अच्छी फिल्म लिखते हैं। तो इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, और जैसे जितनी ज़्यादा फिल्में बनेंगी इस तरह की, तभी मार्केट क्रिएट होगा। हम सोचते हैं कि पहले मार्केट क्रिएट हो तो फिर हम फिल्में बनाना शुरू करें, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप एक बार बनाना शुरू करोगे तो मार्केट क्रिएट होता चला जाएगा। मूवी से ये मेरा मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जो आर्ट है वो आर्ट से ज़्यादा एक आइडियोलॉजी हो गया है। सिनेमा में काफ़ी देखने को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि मूवीज़ में आर्ट से ज़्यादा आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना नुकसान है एक आर्ट फॉर्म के लिए? ये ना हमेशा से रहा है। आप पहले की फिल्मों में अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में थी उस टाइम की, आप देखोगे उस टाइम पे हमेशा लेबर लीडर्स का ज़माना था। कि आप अमिताभ बच्चन को देखोगे कि इतने मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। अभी धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। तो फिर एक ज़माना आया जब पुलिस, पॉलिटिशियंस, इन सबको एकदम नेगेटिव लाइट में दिखाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो गया। फिर आया ज़माना कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को नेगेटिव लाइट में दिखाया जाने लगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सारे ख़राब हैं। तो ऐसे करते कि कभी फिर अब ज़माना आ गया है कम्युनल, उस पर कई लोग फिल्में बना रहे हैं कि भाई कोई एंटी मुस्लिम बना रहा है, कोई एंटी हिंदू बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो आइडियोलॉजीज हमेशा से डोमिनेट करती रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, सिनेमा ना एक आपको फ्रीडम देता है एक्सप्रेस करने का। तो आप जितने ज़्यादा लोग एक्सप्रेस करेंगे अपनी फ्रीडम, उतने ही ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन सी आइडियोलॉजी चुनना चाहते हो, इसमें से क्या लेना चाहते हो, उसमें से क्या लेना चाहते हो, वो आप पिक कर सकते हो। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते तो मत देखो उसकी फिल्म। किसी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हो तो देखो। तो आप अपनी बातें कहो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये फिल्म में बच्चे देखें तो चूंकि वो बहुत छोटे होते हैं,
उनको समझ नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फिल्में देख करके। बट हम देखते हैं मूवीज़ में जैसे हम आर्ट की वजह से या फिर मूवीज़ में लेते हैं लिबर्टी कि हम फैक्ट्स के साथ भी लिबर्टी ली जाती है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, तो उन चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो जो बच्चे हैं या वो जनरेशन यूथ, उन पे जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब पड़े उनके ऊपर। तो इसको लेकर भी क्या फिल्म मेकर्स को सोचना चाहिए ये सारी बातें? बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसे अभी एनिमल फिल्म का की इतनी ज़्यादा आलोचना हुई, तो मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली ऐसे थे कि आपको लगता है कि चलो ठीक है, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट आप दूसरे की डिग्निटी अंडरमाइन करते हो ऐसी बातें करके। आप चलो दिखाते हो, जैसे एक सीन था जिसमें वो कहता है कि भाई अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम मेरे शू को लिक करो। अब ये कह करके चलो आप ये दिखाना चाहते हो कि चलो वो सच में इतना प्यार करती है कि आकर के लिक कर लेगी, तो आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे थे। बट इसको ना, आप एक फैमिली के बीच में बैठे हो, इस तरीके की हरकत, तो आपको ख़राब लगता है कि यार एज ए हीरो आप रणवीर कपूर का एज ए हीरो मान रहे हो ना, तो डायरेक्टर क्यों इस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं उसको? ये तो कोई वो ही नहीं हुआ अपने आप को जस्टिफाई करने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि आप किसी को डिमीन कर देते हो। तो फिर तो आप जूते की बजाय कुछ भी कह सकते थे, फिर तो आप और एक्सट्रीम जा सकते थे। इतने पे ही आपने क्यों रोक दिया? इतने पे भी आपने रोका तो कुछ सोच के रोका होगा, क्योंकि आपके दिमाग की डिसेंसी की लिमिट यहाँ तक थी। बट एक सभ्य समाज की डिसेंसी की लिमिट हो सकता है नीचे हो, तो हम जिस समाज में रह रहे हैं उससे एकदम अलूफ नहीं हो सकते, उससे कट ऑफ नहीं हो सकते, और हम ऐसा कुछ करके हम अपने आप को हीरो बने और हम दिखाएं कि देखो जी हम तो एकदम अलग फिल्म बनाते हैं, और हम ऐसी हार्डलाइनर फिल्म बनाते हैं जो हिट भी हो जाती है और जिसको बोलना है बोलता रहे उल्टा सीधा। तो ये कोई बात नहीं होती। इस पे कुछ डायरेक्टर्स की ये भी दलील होती है कि जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को लेके बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें, हो सकता है किसी कोई इतने में हर्ट हो जाए, हो सकता है कोई 2% में हर्ट हो, कोई 5% में हर्ट हो, तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, वो तो डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आप असेस करते हो। आप भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे हो भाई। धीरे धीरे आज से 5 साल पहले की जो सोसाइटी थी वो आज की नहीं है। तो आप तो रह रहे हो, आप तो जीते जागते इंसान हो, उस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कोई और थोड़ी आके बताएगा। आप अगर इतने समझदार हो कि आप फिल्म बना सकते हो, तो आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं? राइट। ये तो आपको पता है। एक फिल्म आई थी निशब्द, अमिताभ बच्चन जी कितना ट्रोल हुए थे उस फिल्म पे, और सबने बोला था कि ये फिल्म करने की ज़रूरत क्या थी आपको। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि जब लोग कहते हैं कि जी उसकी लिमिट ऐसी है, उसकी लिमिट यहाँ तक है। आप इसी समाज में रह रहे हो, आपको पता है कि इंडिया की सोशल लिमिट क्या है। आप बाहर से नहीं आए हो, और अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको फिल्म बनाने का कोई हक नहीं है। आप बाहर जाकर के फिल्में बनाओ, जहाँ की सोशल लिमिट आपको अलाउ करती है वहाँ तक करने की, वहाँ पे जाके बना तो बेशक। क्यों आप ऐसी चीज़ें करके समाज खराब करना चाहते हो? मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये मैंने क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल करी थी, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा भी था। तो ये था कि आप IAS ऑफिसर थे, फिर आपने रिज़ाइन किया, तो लोगों का ये एलिगेशन था कि वो एक सीट हो सकता है उस पर कोई कैंडिडेट उस बैच का आता और वो अपनी जॉब कंटिन्यू करता, वो बीच में नहीं छोड़ते। तो क्या आपको इस तरह का रिग्रेट है कि मैंने शायद एक सीट जो कोई और उस लंबे टाइम तक पूरा सर्विस कंप्लीट कर सकता था वो नहीं कर पाया और मैंने वो सीट बीच में छोड़ी, ऐसा कुछ रिग्रेट? नहीं, मुझे लगता है कि वो शायद वो सर्विस 5 बार भी करता तो भी उतना काम नहीं कर पाता जितना मैंने 10 सालों में कर दिया। तो मैंने तो इनफैक्ट अगले 5 बार की सीट यूटिलाइज कर दी, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। हम देखते हैं आजकल एक और डिबेट चलती है, एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। तो आपके हिसाब से दोनों में से अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो स्मार्ट वर्क नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब सिर्फ वर्क होता है अगर वैसे देखा जाए तो। हार्ड आप इसलिए कह देते हो क्योंकि आपको पसंद नहीं है। तो वट एवर नीड्स टू बी डन इज टू बी डन। अब जैसे आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपके आंसर्स वैसे होने चाहिए कि आपको इतने नंबर मिलें ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाओ। अब उस प्रिपरेशन को करने में आप 1 साल लगाते हो, 2 साल लगाते हो, 4 साल लगाते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। तो अब अगर आपसे हो नहीं रही वो प्रिपरेशन, आपने घिस करके आपने 4 साल लगा दिए, तो आपको लगता है बहुत हार्ड था यार। आप आते हो और आप यूं करके कर लेते हो 1 साल में, तो आपको लगता है अरे यार क्या सही था। तो आप कहते हो यार स्मार्ट वर्क किया लड़के ने जो बाकी। तो मतलब ये जो दोनों चीजें कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती? कुछ भी नहीं है। आप जो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन, अब जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है,
तो आपको हर दिन 1.5 घंटे की कम से कम बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक डाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को मेजर करना पड़ेगा, क्या खा रहे हो, कैलोरीज मेजर करनी पड़ेंगी, सोना उठना सब कुछ देखना पड़ेगा। ये करना ही करना है। अब इसको आप हार्ड कहोगे, स्मार्ट कहोगे, ये आपकी मर्जी है, बट दिस हैज़ टू बी डन। उसको कैसे करते हो आप? हंसते खेलते करते हो, रोते गाते करते हो, कि यार शिट यार सुबह उठना है यार, क्या करें, और मस्ती वाह यार सुबह उठना है। तो ये एटीट्यूड की बात है, Attitude के ऊपर इसमें depend करता उसके है। ऊपर हम क्वेश्चन पूछे अगर यूपीएससी की, तो हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस देखते हैं इंटरव्यूज का। इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, अगर आपको याद है हो और कुछ शेयर करना चाहते हो? किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे पहले किस तरह का माहौल था? इंटरव्यू में तो बहुत बंदा नर्वस हो जाता है, एकदम हाथों से पसीने छूटने लगते हैं, और बार बार आप टाई थोड़ी ढीली करते रहते हो कि यार सांस एकदम, दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, और एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आता। आप ना एंटर करते हो तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो क्या रहा है आपके साथ में। जब तक आप बैठते हो और फिर आप सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो कहते हो, बट शक्ल किसी की नहीं दिखती आपको। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, फिर सामने वाले जनरली शुरू करते हैं कि यस मिस्टर अभिषेक, सो वी वर सीइंग, सो यू हैव दिस ऑप्शनल, सो टेल मी समथिंग अबाउट दिस। तो जब वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ एक क्वेश्चन आया, इसका आंसर देना है। उसके पहले तक तो समझ ही नहीं आता। फिर आप पानी उठाते, थोड़ा सा पानी पीते हो, फिर कहते हो चल ठीक है सर अब मैं बताता हूँ। तो क्योंकि ऐसा लगता है यार अगर ये इंटरव्यू फेल हो गया तो मैं आगे से नहीं बनूंगा, और इतनी 1 साल की जो मेहनत की है। हाँ वो पूरी खराब। तो एकदम से अगर आपने इतना ज़्यादा पेन ले लिया ना और सोच लिया तो फिर आप पागल ही हो जाते हो। तो और उस बोझ के साथ आप जाओगे, बैठोगे, और 30 से 40-45 मिनट का इंटरव्यू होता है। डिपेंड करता है कि कई बार अच्छे इंटरव्यूज़ भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कई बार बहुत देर तक चले हुए इंटरव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा हुआ। आपका इंटरव्यू कितनी देर चला था? मेरा अराउंड 45 मिनट चला था। 45 मिनट हाँ से। बहुत देर तक, सब लोगों को मज़ा ही आता रहा मुझसे बात करने में। मैं भी सबसे बात करता कुछ रहा। ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, कुछ आपको वो याद हो? बहुत ही कमाल कमाल के क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक तो उन्होंने गद्दाफी के बारे में पूछा था, उस टाइम पे लीबिया का लीडर था और उसको असैसिनेट कर दिया था, उसके ऊपर अटैक चल रहा था उस टाइम पे। तो पूछा था कि असल रीज़न क्या है उसके ऊपर अटैक करने का। मैंने कहा सर मैंने तो न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसने रखे हुए थे इसलिए उसको अटैक किया गया। बोले नहीं रियल रीज़न बताओ। मैंने कहा सर रियल रीज़न तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसके देश को कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? मैं सर रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, ऐसा ऐसा। तो तुम्हें लगता है ठीक है ऐसा करना? मैंने कहा कि सर अब ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, अभी तो पता चला है कि रीज़न ऐसा है। अभी मैं कैसे बताऊं कि ठीक है कि नहीं ठीक है? और आपका एक स्टेटमेंट, आपको पूरा जजमेंट उस पे बेस्ड होगा, आपके एक स्टेटमेंट पे, यस और नो पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि सही बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैंने बोला सर अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है तो बिल्कुल ठीक है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप आज के ज़माने में इज़ नॉट अ वेरी वेल डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पेंसेशन। तो डेमोक्रेसी तो होनी ही चाहिए। तो वो थोड़े खुश हो गए आंसर सुन के। फिर दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई चाइना ने अपने एथलीट्स को जेल में बंद करके रखा हुआ है और उनसे कहा है कि तुम अगर ओलंपिक्स मेडल लेकर के नहीं आओगे तो तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होगी तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जा करके ओलंपिक मेडल लेकर के आना है। तो क्या इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए कि अपने एथलीट्स को पकड़ करके बंद कर देना चाहिए? तो वो आंसर मैंने दिया था तो बहुत सब खुश हो गए थे। अब पता नहीं उस पर जनरली खुश हुए थे या ऐसे ही खुश हो गए थे मुझे दिखाने के लिए। तो मैंने बोला कि सर स्पोर्ट्स ना बहुत ही एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस की चीज़ है। तो अगर आपको अंदर से नहीं लग रहा है कि आपको एक्सेल करना है तो मुझे नहीं लगता आपको फोर्सफुली कराना चाहिए। अगर फोर्सफुली आपको कराना है तो फिर आप आर्मी को भेजो, जा करके वो करके आए वहाँ पे कम्पीट। बट अगर आपको स्पोर्ट्समैन पैदा करने हैं तो वो उनके अंदर स्पिरिट आनी चाहिए ताकि वो समाज को भी वो चीज़ सिखा सकें। अगर आपने उसको खुद ही दबा दिया बंदे को तो वो तो निकल के बोलेगा भाई अब जिंदगी में स्पोर्ट्स नहीं करना, एक बार तो मैं मेडल लेकर के आ गया, मेरी जान छोड़ दो भाई अब, और अब तो मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो क्योंकि अब यहाँ पर नहीं रह सकते। तो आदमी अपनी खुशी से खेले ना। हम लोग तो बचपन में खेलने पे मार पड़ती थी कि भाई इतनी देर तक क्यों खेल रहे हो। शाम के टाइम में जब होमवर्क करना होता था उससे पहले शाम में तो अंधेरे होने से पहले भाग करके घर वापस आना है, इसलिए थोड़ी मार पड़ती थी कि जाओ जब जा करके खेलो। तो ये तो एकदम ही उल्टा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो फिर कभी जाते ही नहीं, निकलते ही नहीं, स्कूल से आने के बाद सो जाते हैं। और क्या, कौन मार के भेजता है कि चलो अब जाओ, अभी भी वापस जाओ, अभी कैसे इतनी जल्दी आ गए, जाओ दोबारा खेलो। तो
ऐसे कमाल कमाल के क्वेश्चन तो उसमें पूछते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से सोचते हो, यही हाँ। सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है। हाँ, अब कुछ कोई जो डिक्टेटोरियल दिमाग का बंदा होगा एकदम सर एकदम सही बात है, उनको एकदम पकड़ के रखना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बड़े मक्कार हैं और ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको बांधो, जब तक ये ओलंपिक मेडल लेकर के ना इनको जाने ना दो घर। तो बोर्ड ये भी चेक करता है कि आप कितने बैलेंस्ड आंसर कर रहे हो। तो ऐसा भी होता है क्या कि ये मैं बस जानना चाहती हूँ कि जैसे हर एक इंसान की एक अपनी आइडियोलॉजी, अपना इंक्लिनेशन होता है, बट एग्जाम से पहले उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है कि कैसे बैलेंस्ड बनाएं चीज़ों को लेकर। तो वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं या फिर आपको प्रिपरेशन में वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं? आप जब तैयारी करते हो ना, आप जब पढ़ाई करते हो, तो आपको दुनिया, जैसे अगर आपका दुनिया का एक्सपोजर अभी 10% होगा ना, तो आपका कम से कम 500% हो जाता है। इतना ज़्यादा पता चल जाता है आपको सिर्फ उस प्रेपरेशन के दौरान। तो आपका अपने आप पर्सपेक्टिव चेंज होता चला जाता है। जब तक आप दुनिया को पूरी तरह से देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हर एक घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा पीछे का हिस्टोरिकल कारण रहा होगा। तो जब तक आप वो नहीं समझोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो अब आज आप अगर सोचो कि भाई आज कई ऐसे लोग हैं जो पार्टीशन के वक्त यहाँ पर आए, कई लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, चुपचाप आए और रह गए। उनसे आप पूछोगे जी कि पार्टीशन के वक्त कुछ हुआ क्या, वो कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं थी भाई, पार्टीशन हुआ, हम लोग चुपचाप आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा गाली देंगे, वो सब लोगों को गाली देंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये डिफरेंस पता करना कि भाई ये बंदा इसलिए कह रहा है, ये बंदा इसलिए कह रहा है, इसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए समझ की बहुत ज़रूरत है। ये समझ पैदा करता है पूरा यूपीएससी के प्रिपरेशन का टाइम, ये पूरा प्रोसेस। इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि 6 से लेकर 12 वो तक तो- एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत कुछ, जो हम सीरियसली नहीं लेते जिस जो हम टाइम। से हम हाँ, स्कूल जब के मैं टाइम में तो हमें जब पढ़ी पता थी ही तो नहीं मैंने होता तो था। बस एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ा था। उस टाइम में सिविक्स और ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तो हम लोग बस ऐसे ही पढ़ते थे, एग्जाम से पहले पढ़ लो ताकि पास हो जाए। बिल्कुल। उसे हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे। बिल्कुल ही नहीं लेते थे, हम तो सिर्फ रट्टा मारते थे और चले जाते थे, चलो ठीक है, मम्मी को दे देते थे, मम्मी हम बोल रहे हैं आप सुनिएगा, देखिए हमने सही है कि नहीं सारा। हाँ, आप देख ऐसे आंसर करके। एक एक वर्ड ठीक है कि हाँ, नहीं हाँ। ठीक है, फिर वैसे ही वहाँ पे लिख कर आ जाते थे। अनगिनत एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर को देखो, महेंद्र सिंह धोनी जी को देखो, विराट कोहली को देखो, क्या कमाल क्या है, शाहरुख खान को देखो। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, ये क्वेश्चन मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जिन लोगों के दिल टूट जाते हैं वो लोग लाइफ में बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। हमने देखा कि आपके साथ जब ऐसा हुआ तो आपने आईएएस कंप्लीट कर लिया। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस होगा जिनका दिल टूटा हुआ है और जो डिप्रेस हो रखे हैं और उन्हें लाइफ में कोई मोटिव नहीं मिल रहा? देखो, जब दिल टूटता है तो आपके अंदर ना दो तरीके के ख्याल आते हैं। एक तो ख्याल ये आता है कि यार ऐसा मेरे अंदर क्या कमी थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और दूसरा ख्याल ये आता है कि यार अब मैं इसको दिखाने के लिए क्या करूं कि मैं कितना काबिल हूं, ऐसा। तो उन दोनों ख्यालों को आप जोड़ो एक में, और अब जिसके साथ जो भी हुआ उसको हटा दो अपनी ज़िंदगी से, और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि यार मुझे अपने आप को कितना निखारना है, कितना बड़ा बनाना है, और वो भी किसी और को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए, खुद के लिए। ये समझो कि आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, और अपनी ज़िंदगी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन परमानेंट एड्रेस ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज़ योर ओन बॉडी। आप अपने शरीर में रहते हो, तो आपका जो हमसफ़र है ना पूरी ज़िंदगी चलने वाला, वो ये है। तो आप इसी से आपकी फिज़िक है, इसी से आपकी पर्सनैलिटी है, इसी से आपका ऑरा बिल्ड होता है, इसी से आप सब कुछ अचीव करते हो। ऐसे लोग बोलते हैं कि सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है बट उस टाइम प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए क्या, मतलब किस तरह से अपने आप को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जिसके साथ नहीं गुजरी हुई होती है तो उनको ऐसा लगता है ना कि सामने वाला इंसान हमें बस बता रहा है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। तो चीज़ें सुन के बहुत अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल तो है क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है। तभी हमने ये सवाल पूछा था कि लोगों को भरोसा हो सके कि देखिए इनके साथ हुआ है और इन्होंने देखो आईएएस कंप्लीट कर लिया, तो आप तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? देखो, जब आप किसी भी
वजह से डिप्रेस रहते हो, चाहे आपका दिल टूटा हो, चाहे आपको कोई भी और दुख हो, कोई घर में किसी की डेथ हो गई हो, कुछ भी ऐसा हो गया जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो, तो जब भी आप सुबह उठते हो ना, आप जब आँख खोलते हो तो थोड़ी देर तक के लिए तो आपको लगता है चलो दिन हो गया, नया दिन है। फिर अचानक से आपको सारी बातें याद आती हैं कि आप किस जगह हो, क्या हो रहा है आपके साथ में, ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आँख खुलने के 5-10 सेकंड के अंदर अंदर एकदम से धप करके हिट करता है। आपको रियलिटी हिट करती है और आप एकदम से सैड हो जाते हो। वो जो 5-10 सेकंड का टाइम है ना, हमें उसी टाइम को धीरे 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 बढ़ाना है कि वो जो रियलिटी हिट करती है वो थोड़ी और देर बाद हिट करे, वो थोड़ी और देर बाद मतलब hit करे, नेक्स्ट वो डे आप थोड़ी बिल्कुल और ठीक नहीं हो देर सकते, बाद। आप अपने आप को टाइम दो प्रोसेस करने का वक्त दो। हाँ, तो आप अपने आप को प्रोसेस करने का वक्त दो और उसके बाद दिन में ना आप कोशिश करो कि आप प्रेजेंट में जियो। बेसिकली पास्ट इज अ फिक्शन, पास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ये है कि वो फिक्शन में बिलीव करते हैं। तो अब अगर आप पास्ट के फिक्शन से परेशान हो रहे हो तो फ्यूचर के फिक्शन से खुश होना सीखो। तो आप अपने फ्यूचर को ऐसा बनाओ कि यार मैं ये बनने वाला हूँ, ये बन जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर जाऊंगा। जब सोच रहे हैं तो अच्छा सोच के खुश हो जाओ। हाँ, तो वहां जाओ और उसके बाद वापस लौटो और प्रेजेंट में काम करो। जितना ज्यादा आप अपने आप को काम में बिजी कर दोगे उतना ही कम आपके दिमाग में ये ख्याल आएंगे। वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, 24/7 वो एम्प्लॉयड होना चाहिए। आप उसको काम में लगाए रहो, एकदम घुसे रहो काम में। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने हमें अपना टाइम दिया।